खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए आशा शैली की लिखी कहानी मुन्ना सो गया है। कभी कभी जीवन ऐसे करिश्मे दिखाता है कि आंखें बस देखती ही रह जाती है और अकल दंग। डॉक्टर रंजन की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही थी। वो जीवन के रंगमंच पर नियति के मदारी के हाथों का खिलौना बना ताक धनाधन नाच रहा था। आज भी वो रोहतक के मानसिक चिकित्सा डॉक्टर राजीव डोगरा से ममता का चेकअप करवा कर वापस लौट रहा था। डॉक्टर डोगरा उसका क्लासमेट था और वर्षों से ममता का इलाज कर रहा था, लेकिन प्रगति बहुत धीमी गति से हो रही थी। बस इतना हुआ कि जो ममता पहले गुमसुम हो गई थी, अब सभी का कहना मान लेती थी। इस समय भी रंजन बड़ी मुश्किल से ममता को बहला फुसलाकर बस पर चढ़ाता, पर वो बार बार बस से उतर जाती और बस के कंडक्टर से विनती करती कि उसके बच्चे खो गए हैं, उन्हें ढूंढने दे। फिर वो बस के नीचे घुस जाती और टिक्कू, मुन्ना, मिट्ठू को पुकारने लगती। बस में बैठे लोग समझ चुके थे कि औरत पागल है, अतः सब सहानुभूति का व्यवहार कर रहे थे। अलबत्ता इस बस के चालक और परिचालक उन दोनों को जानते थे। वो रोज तक उन्हीं के साथ आते जाते थे। जब ममता बार बार बस से उतरने लगी और बस चलने को देरी होने लगी तो शेष यात्री भी परेशान होने लगे। एक बेहुदा किस्म के छोकरे जब बाकायदा फप्तियां कसने लगे तो कंडक्टर ने कहा, दीदी मुझे पता है आपके बच्चे कहाँ है, मैं आपको ले चलता हूँ बच्चों के पास, चलिए तो सही। तुम्हें पता है? हाँ चलो चलो, कहती ममता कंडक्टर के इशारे पर बस में बैठ गई। कंडक्टर ने बस का दरवाजा बंद करके सीटी बजा दी। डॉक्टर रंजन ने नजरों से ही उसे धन्यवाद दिया और ममता के साथ वाली सीट पर बैठ गया। ममता के लंबे बालों को कटवाते हुए उस समय रंजन को बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो करता भी क्या। कौन सी रिश्तेदारी उसके पास बैठी रहती जो ममता के बालों की देखभाल करती। सलवार सूट में कटे बालों वाली ममता के हाथों में एक बड़ा सा गुड्डा था, जिसे कभी वो चूमने लगती, कभी कंधे से लगाकर थपकी देती और सुलाने का अभिनय करती। पूरी बस के यात्रियों की आंखों में एक विचित्र सी जिज्ञासा थी जो उसके इर्द गिर्द प्रश्नों के घेरे बना रही थी। हालांकि रंजन इस बात से अनभिज्ञ तो नहीं था, पर वो कर भी क्या कर सकता था। एक तो पत्नी का पागलपन और दूसरी और लोगों की घूरती निगाहें। रंजन परेशान होते हुए भी शांति का अनुभव कर रहा था। अब तो उसे इन बातों की आदत पड़ चुकी थी। पर तभी वो हुआ जिससे रंजन बचना चाह रहा था। उसके पास बैठे एक संभ्रांत से वृद्ध ने उससे पूछ लिया, बेटा क्या लगती है ये लड़की तुम्हारी? ये पत्नी है मेरी। रंजन बड़ी घुटन का अनुभव कर रहा था। बेटा इस हाल में तुम्हें इसे बस में नहीं लाना चाहिए था। क्या दूर रहते हो? जी अंकल, दिल्ली में रहता हूँ और सालों के लंबे इलाज के बाद अब मेरे लिए बस में यात्रा करना ही संभव रह गया है, क्योंकि आपने देखा कंडक्टर ने इसे कैसे संभाला था। मैं अकेला नहीं संभाल पाता, थोड़ी सुविधा रहती है। इन लोगों से परिचय हो गया है, इसलिए फोन करके इनकी ड्यूटी पूछ लेता हूँ, उसी हिसाब से डॉक्टर से दिन तय कर लेता हूँ। क्या हुआ था? मेरा मतलब है तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर पता ये चल रहा है कि इसे किसी बात का भारी सतमा लगा है। कहाँ है तुम्हारे बच्चे? वे अब इस दुनिया में नहीं है। रंजन की आंखें भर आई। मतलब तीनों परमात्मा को प्यारे हो गए। बेटा छेड़ने से घाव दुखते तो है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि दुख बांटने से हल्का हो जाता है। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अगर कोई हर्ज ना हो तो मैं जानना चाहूँगा
ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी पत्नी मानसिक रोग की शिकार हो गई और तुम्हारे बच्चे? वृद्ध ने बात अधूरी छोड़ दी। आप ठीक कहते हैं अंकल। दरअसल हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं। मेरे 3 बेटे थे और हम दोनों की सफ्दरजंग में अच्छी खासी नौकरी भी थी। बड़ा बेटा 5 साल का, दूसरा 3 का और सबसे छोटा 6 महीने का था। वो दम लेने के लिए रुका तो उसने देखा पूरी बस के लोग बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। ममता बाकायदा अपने कंधे से लगे गुड्डे को सुला रही थी। फिर वो बोलने लगा, उस दिन हम दोनों को ही एक ऑपरेशन में हिस्सा लेना था, सहायक के रूप में। हम दोनों आपस में इस बात की चर्चा कर रहे थे। मैं ममता को ऑपरेशन प्रक्रिया भी समझा रहा था। बच्चे पास बैठे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें मैंने डांट कर भगा दिया और ममता से कहा कि जल्दी तैयार हो जाए ताकि अस्पताल समय पर पहुंच सके। वो सांस लेने के लिए फिर रुका। फिर ममता ने मिट्ठू से कहा कि वो टिंकू को साथ लेकर जाए और बाथरूम में कपड़े खोले। पापा जाकर तुम्हें नहला देंगे। और वो खुद टब में पानी डालकर छोटे को नहलाने लगी। तभी बाथरूम से एक दर्दनाक चीख आई। हम भाग कर गए तो देखा बाथरूम में नीचे लेटा टिंकू तड़प रहा था। उसके पेट से खून फवारे की तरह निकल दीवारों को भिगो रहा था। मेरे शेव करके रखे ब्लेड से मिट्ठू ने टिंकू का पेट चीर दिया था। हमारे होश उड़ गए। झटपट टिंकू के पेट पर पट्टी बांधकर मैं अस्पताल दौड़ा, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर रंजन का गला रूंध गया। वृद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ सहलाते हुए कहा, धीरज रखो बेटा, धीरज। जब तक मैं हारा थका वापस लौटा तो घर सूना पड़ा था। पड़ोसियों ने बताया कि 6 मास का मुन्ना टब के पानी में डूबकर मर गया और बड़ा बेटा मिट्ठू जो मारे डर के पड़ोसी की गाड़ी के नीचे जा छिपा था, अनजाने में गाड़ी स्टार्ट करते ही हे ईश्वर वृद्ध के मुंह से निकल गया, बस करो बेटा, बस करो। अब मैं तुम्हारी पत्नी की दशा को समझ सकता हूँ। आस पास बैठी सवारियां की आंखें भी फीकी हुई थी, सबकी सांसें रुकी हुई थी। सारी बातों से लापरवाह ममता बदस्तूर अपने कंधे से लगे गुड्डे को थपक रही थी। डॉक्टर रंजन ने चुपके से आंसू पूछ लिए। ममता मन्ना सो गया है, लाओ इसे मुझे दे दो। सो गया है? हाँ, पर तुम्हें क्यों दे दूँ? तुम इसे ले जाओगे? नहीं, मैं इसे अपनी गोद में ही सुलाऊंगी। अच्छा ठीक है, अपनी गोद में ही सुला लो और तुम भी आंखें बंद कर लो, सो जाओ थोड़ी देर। हाँ कहकर ममता किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बस की सीट पर ही पैर ऊपर करके पालथी मारकर बैठ गई। उसने सिर रंजन के कंधे पर टिका दिया। फिर बेटा नौकरी, जो सारे अधिकारी मेरे साथ सहानुभूति रखते हैं, ममता के इलाज के लिए सहायता भी मिल रही है और मुझे छुट्टियां भी, लेकिन इसके बाद भी पैसे की तंगी तो आ ही जाती है ना। हाँ सो तो है, पर अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यदि तुम मेरे कहे अनुसार करो तो शायद ममता बिटिया ठीक हो जाए। हो सकता है कि नियति ने हमें इसलिए मिलाया हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक प्रयास तो किया ही जा सकता है। मेरा नाम करम सिंह है, याद रखना। जी अंकल, वश लगे तो कोशिश करनी ही चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ। आप बताएं मुझे क्या करना है। कुछ नहीं, कल तुम ममता को लेकर इस पते पर आ जाना, बाकी बात वहीं करेंगे। ठीक, 11 बजे आ सकते हो, कहकर करम सिंह ने डॉक्टर रंजन को एक कार्ड दिया। रंजन ने कार्ड लेकर अपनी जेब में रखा और हाँ में सिर हिलाया। उनका स्टॉप आ गया था। करम सिंह उतर गए। दूसरे दिन रंजन ने अपने साथ चलने के लिए अपनी बहन कामनी को भी बुला लिया था। कामनी अपनी गाड़ी लेकर आई थी। दोनों ने बहला फुसलाकर ममता को गाड़ी में बैठा दिया और थोड़ी ही देर बाद वे उस अनाथ आश्रम में थे जिसका पता कल वृद्ध सज्जन करम सिंह ने डॉक्टर रंजन को दिया था। करम सिंह वहां पहले से मौजूद थे और डॉक्टर रंजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचकर डॉक्टर रंजन को पता चला कि करम सिंह उस अनाथालय में अपना खाली समय दिया करते थे, इसीलिए वहां के अधिकारी उनका खासा सम्मान करते थे। करम सिंह ने पहले से ही सारी बात अनाथ आश्रम के अध्यक्ष को बता दी थी। थोड़ी ही देर बाद एक महिला 4-5 महीने के बालक के साथ
प्रकट हुई। ममता आंखें बंद किए गोद में रखे गुड्डे को थपक रही थी। आंखों ही आंखों में हुए संकेतों के कारण अत्यधिक फुर्ती से बच्चा ममता की गोद में रखकर गुड्डा वहां से हटा लिया गया। ममता बददस्तूर बच्चे को थपक रही थी। तभी अबोध बालक ने ममता के सीने को टटोलना शुरू कर दिया। ममता ने बच्चे के हिलते हाथों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बालक गोद में मचलता रहा, किंतु वो यथावत बच्चे को थपक रही थी। अचानक बच्चा रो उठा। ममता ने चेक कर देखा तो करम सिंह की आंखें चमकने लगी। बच्चे ने ममता के कपड़े गीले कर दिए थे। अरे कहकर ममता झटके से उठी। बच्चा गिरता इससे पहले ही रंजन ने उसे लपक लिया तो ममता ने झट बच्चा रंजन से छीन कर सीने में लगा लिया। कहाँ ले जा रहे हो मुन्ने को? ममता की आंखों में चमक देख सबके चेहरे खिल उठे। अंकल, क्या मैं इस बच्चे को गोद ले सकता हूँ? रंजन ने पूछा तो अनाथालय के अधिकारियों के साथ ही करम सिंह का सिर भी हाँ में हिलने लगा। हाँ बेटा, मुझे खुशी है कि हम अपने मिशन में सफल हुए। अब ममता बिटिया ठीक हो जाएगी। रंजन ने झुककर करम सिंह के पांव छू लिए। तो श्रोताओं, ये थी आशा शैली की लिखी हुई कहानी मुन्ना सो गया। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ।